जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज़ है बेसिकली पास्ट पेपर्स की कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड, जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दी थी, उनकी डिस्कशन होगी। प्लस एंड में एक केस स्टडी है हमारी वॉल्यूम 2 में। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी की केस स्टडी से, इसीलिए ख़ास तौर पे इसकी प्रैक्टिस जो है ये भी हमने आज क्लास में करनी है। इसमें हमें कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन पहले होम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। होम असाइनमेंट में आपको अपेंडिक्स 2 की केस स्टडीज थी, 6 केस स्टडीज, ये असाइनमेंट के तौर पे दी गई थी। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी 1। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन में किस लफ्ज से पता चला कि ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट जी, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं। कोर्स ऑफ एक्शन तो बहुत से क्वेश्चन में वर्ड यूज होता है। कोर्स ऑफ एक्शन से ये पता नहीं चलता कि ये कोड ऑफ एथिक्स। थ्रेट्स, एग्जैक्टली, कैटेगरी ऑफ थ्रेट। थ्रेट्स के वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। थ्रेट के वर्ड से पता चला हमें, क्योंकि थ्रेट्स कोड ऑफ एथिक्स के अलावा और कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुए। ए पार्ट कह रहे ऑडिट ऑफ, अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, दूसरे स्टूडेंट नहीं बताएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूं सिर्फ वही बताएगा, दूसरे स्टूडेंट उसका आंसर नहीं बताएंगे, फीडबैक नहीं देंगे। ठीक है, अपने जहन में उसका आंसर लेके आइए, वैल्यूएट कीजिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। ऑडिट ऑफ जेजे लिमिटेड इज एट इट्स कंप्लीशन स्टेज। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड विद इन अ वीक टू कंसीडर एंड अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक की इंफॉर्मेशन में उसने हमें यह बताया कि ऑडिट कंप्लीट होने वाला है। JJL is facing financial difficulties and has not paid the audit fee of the previous year. CFO of JJL has committed to pay the previous as well as current year's audit fee after signing the audit report. जी मेरे भाई, आपने मुझे ये बताना है कि सिचुएशन कौन सी है। वो जो हमने 19 सिचुएशंस पढ़ी है, उनमें से कौन सी सिचुएशन है? ओवरड्यू फीस की ये सिचुएशन है। ओवरड्यू फीस से कौन सा थ्रेड क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। क्या कोई और थ्रेड क्रिएट होता है इस सेशन में? जी, कोई और थ्रेड क्रिएट होता है? कौन सा थ्रेड क्रिएट? किधर लिखा हुआ है वो सिचुएशन पढ़े, देखें। ये कौन सा सिचुएशन नंबर कौन सी थी? ये सिचुएशन नंबर 4 है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। किधर लिखा है इंटिमिडेशन थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट किधर लिखा है मेरे भाई, मुझे दिखाइए। लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। अब मेरे भाई मुझे बताइए, आप इस सिचुएशन में सेफगार्ड क्या अप्लाई करने चाहें? सबसे पहले तो हम CFO से डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट से, CFO से, कि फीस जो है वो हमारी पे कर दी जाए बिफोर साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। अगर वो एग्री नहीं करता तो फिर ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे। उनके साथ क्या डिस्कस करेंगे हम? कि फीस के बारे में क्या कहेंगे, ये बताएंगे कि हमारी कितनी फीस है, क्या? हाँ, उनके साथ एग्री करेंगे। टाइमलाइन, पीरियड के स्ट्रिक्ट कमिटमेंट कीजिए हमारे साथ कि हमें कब आप फीस पे कर देंगे। ठीक है, प्लस ये एग्री हो गया। इसके बाद कोई और सेफगार्ड अप्लाई करना है क्या? एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो, उससे हम अपने काम का रिव्यू करवा लेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं फी रिकवरी के लिए हमने क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दी। अच्छा बताइए, मैं 2 वर्ड आपके सामने यूज करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों का मतलब सेम है या फर्क है। एक है इंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक है इंगेज एडिशनल ऑडिटर। बताइए, दोनों का मतलब एक ही है या फर्क है? कौन से वाला का हमें मार्क्स मिलेंगे, कौन सी वाला फ्रेज लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमारे एडिशनल ऑडिटर गलत कंसेप्ट है भाई। ऑडिटर तो हम खुद हैं। एडिशनल ऑडिटर क्या होता है? कोई एडिशनल ऑडिटर नहीं होता दुनिया में। ठीक है, एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ड यूज करना है हमने, करेक्ट। तो 1 का ए सिचुएशन क्लियर। बी की तरफ आते हैं। During the course of audit of HP Limited, the engagement partner has informed the firm that his brother has acquired 200,000 shares in HPL.
एंगेजमेंट पार्टनर ने ये कहा कि उसके भाई ने एक्वायर किए हैं 200 शेयर्स। जी मेरे भाई आप बताइए, हाँ जी, इस सिचुएशन में कौन कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है? ये है सिचुएशन है कौन सी? होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है। थ्रेट कौन कौन सा क्रिएट हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं राइज हो रहा। क्यों नहीं राइज हो रहा? फेमिलियर ब्रदर का जिक्र तो कर रहा है भाई, ब्रदर जो है वो क्लाइंट में एम्प्लॉय थोड़ा ही है। शाबाश, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है भाई, पक्के आप। सेफ गार्ड बताइए क्या? नोटिफिकेशन जारी कर किसको? एफबीआर को, एसएससीबी को, आई कैप किसको? शेयर होल्डर को, मेंबर्स को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्या नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा? नहीं भैया, नोटिफिकेशन पहले बताइए, नोटिफिकेशन होता क्या है? कौन किसको नोटिफाई करेगा? भाई रेलिवेंट टीम मेंबर जिसके पास शेयर्स हैं उसने फर्म को नोटिफाई करना होता है। वो शेयर होल्डर दरमियान में कहां से आ गए? किसने किसको नोटिफाई करना होता है? हाँ, जब कभी कोई टीम मेंबर किसी टीम मेंबर की वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है, उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही हो। अब देखें, फर्म को क्या ख्वाब आएगी कि पार्टनर के भाई के पास शेयर्स है? खुद बताएं, ख्वाब थोड़ा ही आएगी फर्म को। उसको पार्टनर बताएगा तो पता चलेगा ना कि इसके भाई के पास। तो रेलिवेंट टीम मेंबर ने कम्युनिकेट करना है फर्म को, लेकिन वो आप यहां पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई उसने कम्युनिकेट कर दिया। तो जो उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया उससे सोल्यूशन में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के देखें, उसने क्या नहीं दिया? एंगेजमेंट पार्टनर हैज इन्फॉर्म्ड द फर्म। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दे उससे सोल्यूशन में थोड़ा ही डिस्कस करना होता है। अगला सेफ गार्ड बताइए। ये तो गलत हो गया आपका। डिस्क्लोज कर रहे विद इन 90 डेज डिस्पोज करेंगे। हाँ जी, उस रेलिवेंट टीम मेंबर को हमें अब इसको कन्विंस करना चाहिए ब्रदर को कि इन शेयर्स को डिस्पोज कर दे, सेल कर दे। अगर भाई कहता है लो मैंने शेयर सेल नहीं करने, तुमने जो करना कर लो, फिर क्या करेंगे? रिमूव कर किसको? भाई को दुनिया से। भाई पूरी बात बताया करें ना, फिर मैं मुझे गलत समझ लग जाती। मेंबर्स जो हैं वो उस भाई को रिमूव कर दें। जो एम्प्लॉय नहीं है, कौन एम्प्लॉय नहीं है? रेलिवेंट मेंबर कौन है भाई? क्वेश्चन में बता रहा है, वो नाम बोलना। एंगेजमेंट पार्टनर कहो, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट कर दें। अगर उसका भाई शेयर्स को डिस्पोज नहीं करता तो फिर एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट कर देना चाहिए। और अगर उसने कोई ऑलरेडी काम किया हुआ, उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा देना। भैया इशारों में बातें करेंगे, मुझे समझ नहीं आएगी। डिस्पोज, नोटिफिकेशन, डिस्पोज, रिमूव, क्या कह रहे हैं यार? मीनिंगफुल सेंटेंस देगा तो बात समझ आएगी ना। ठीक है जी, चलिए केस स्टडी 1 में कोई इश्यू, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस कर लें। कोई नहीं, चलिए सेकंड की केस। जी जी, ये इसके इतने ज्यादा मार्क्स हैं। देखिए आपने जब थ्रेड्स को डिस्कस करना है ना, सबसे पहले तो ये बताइए उसने सिग्निफिकेंस पूछा है कि नहीं इसमें? उसने कहा है डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट और फिर कहा है पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब है जब हम बी पार्ट लिखेंगे उसके नीचे हमारी दो हेडिंग्स जाएंगी। एक जाएगी हमारी थ्रेट्स की और दूसरी कोर्स ऑफ एक्शन या सेफ गार्ड की। थ्रेट में क्या डायरेक्ट थ्रेट लिख देंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के पहले लिखेंगे कि ये सिचुएशन कौन सी है कि दिस सिचुएशन रिलेट्स टू होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट। फिर आगे विच क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। भाई उसको जस्टिफाई भी तो करवाना। उसने देखिए लिखा हुआ डिस्कस करें थ्रेट को, उसने ये नहीं कहा सिर्फ आइडेंटिफाई कर दो। तो हमने बताना है कि क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो सिचुएशन का जिक्र आपकी कल प्रैक्टिस से करवाई थी ना कि क्वेश्चन पढ़ के सिचुएशन पे जाना है। किस लिए करवाई थी? ताकि आप उसको सोल्यूशन में लिखें।
फिर उसके बाद उसके थ्रेड्स लिखे, फिर आपने 2 या 3 या 4 जितने भी सेफगार्ड है वो 1 बाय 1 मेंशन करने होते हैं। नॉर्मली एक सेफगार्ड मेंशन करने का 1 मार्क होता है, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है 5 मार्क्स प्रोबेबली, जो 2 मार्क्स हैं वो शायद थ्रेड्स के होंगे और 3 मार्क्स जो है वो सेफगार्ड के होंगे। जी केस स्टडी 1 क्लियर। केस स्टडी 2 की तरफ आते हैं। तो कह रहे हैं आसम होटल्स लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड इज ऑडिटेड बाय मंसूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द पार्टनर्स ऑफ मंसूर एंड कंपनी स्टे इन द होटल्स मैनेज्ड बाय AHL व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग। जी जिससे पूछूंगा वो और कोई नहीं बोलेगा। जी आप बताइए, लास्ट वन बताइए, ये सिचुएशन कौन सी है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाली सिचुएशन है। जी तो बताइए क्या कोई इशू है अगर पार्टनर अपने क्लाइंट के होटल में स्टे करता है? दिस इज ए सिचुएशन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट विच क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और तो कोई नहीं थ्रेट आएगा, पक्की बात है। चलिए आगे चलते, सेफगार्ड बताइए। 3 चीजें हमने देखनी है, अगर तीनों चीजें पूरी हो रही हैं तो फिर ये ट्रांजैक्शन कंटिन्यू की जा सकती है, वरना नहीं। 3 कंडीशन को, पहले क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि है। दूसरे मैं जैसे पूछ रहा हूँ भैया, दूसरे मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ट्रांजैक्शन हो। तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों के लिए इमटेरियल हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, आगे लेके चले सोल्यूशन को, फिर क्या करेंगे? फिर इस ट्रांजैक्शन, किसको रिजेक्ट करना है, ट्रांजैक्शन को कि पार्टनर को? ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दीजिए। अगर वो ट्रांजैक्शंस को भी डिसकंटिन्यू नहीं करते, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फिर उस पार्टनर, जो भी रेलिवेंट पार्टनर सर्विसेज ले ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको रोटेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक, शाबाश। बी, एन ऑडिट टीम मेंबर ऑन हंजा लिमिटेड हैज इनहेरिटेड 100,000 शेयर्स इन HL आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। फादर की डेथ के बाद उसे 100,000 शेयर्स मिले। जी मेरे भाई, वो जो एंड में बैठे हैं, हाँ जी वाइट ड्रेस में, जी भाई आप ही कोई ऑफ वाइट है जी, बिल्कुल आप बताइए। इस सिचुएशन में केस स्टडी 2 पार्ट बी, ये सिचुएशन कौन सी है? जी जी आप अभी पढ़ना शुरू, अभी क्यों पढ़ना शुरू किया? मेरे साथ साथ नहीं पढ़ रहे थे तो भैया फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे नई चीज निकल आनी है उसमें से। अब भूल गए, अभी तो पढ़ाया 1 मिनट पहले। कितना तो भजनी, क्यों भूल गया है? ऐसे ना किया करें यार, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, कह रहे हैं भूल गया। चल पढ़ ले मेरा भाई, पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले। अब बताओ कौन सी सिचुएशन है? इस सिचुएशन कौन सा है मेरे भाई? जस्टिफाई तो करवाओ ना, डायरेक्टली बता। होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट विच क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और तो कोई थ्रेट नहीं है, पक्की बात है। चलिए सेफगार्ड बताइए क्या होंगे? अच्छा, उससे पहले दरखास्त नहीं करनी चाहिए भैया इसको डिस्पोज ही कर दे यार, तो शायद मान ही जाए। बताइए तरतीब से चले ना आप, ठीक है। क्या पहले ही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की तरफ चले जाएंगे कि पहले उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए भाई इसको आपको डिस्पोज कर दे? तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं? चले रिक्वेस्ट कर दी, वो कहता है मैंने नहीं डिस्पोज करने, अब क्या करें? उसे टीम से रोटेट कर दे, रिमूव कर दे। फिर ऑलरेडी अगर उसने कोई काम किया हुआ क्या करें उसका? एडिशनल ऑडिटर से, किससे? एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि उसके वर्क को जो उसने परफॉर्म किया उसको रिव्यू कर दे। जी केस स्टडी 2 क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं। इसमें पार्ट बी एग्जैक्टली वही था जो केस स्टडी 1 का पार्ट बी था, दोनों सेम सिचुएशन है ना जी। नेक्स्ट केस स्टडी 3।
Munir is a chartered accountant and employed as a manager in a firm of chartered accountants. He has informed the engagement partner that his close relative holds 50,000 shares of a listed company whose audit is to be supervised by Munir. ठीक है कि मुनीर के क्लोज रिलेटिव के पास 50,000 शेयर्स हैं और उसका ऑडिट सुपरवाइज करेगा मुनीर। जी आप बता दीजिए ये इसमें सिचुएशन कौन सी है? होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट विच क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और कोई थ्रेट तो नहीं है? तो बताइए इसके बाद आगे सेफगार्ड क्या है? मेंबर नोटिफाई करेगा फर्म को। मेरा ख्याल है कि ये हमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि उसने नोटिफाई कर दिया। मुझे हाँ हाँ, रेलिवेंट टीम मेंबर्स को कन्विंस करना चाहिए कि वो शेयर्स को डिस्पोज कर दें। भाई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना उससे। अगर वो शेयर को डिस्पोज नहीं करता उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, टीम से रिमूव कर देना चाहिए और अभी तक जितना काम कर चुका है उसका एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लेंगे। वही देखिए वही एक ही सिचुएशन वो आई क्या बार बार पूछ रहा है। बहरहाल अच्छी बात है अगर ये सिचुएशन हमें भी आ जाए तो। बी दानियाल इज एम्प्लॉयड इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। He has been a member of the audit team of Balakan Limited for the last few years. Last few years. जी ये मेरे भाई वो ग्लासेस के साथ जो भाई हैं जी बताइए लास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब क्या होता है? पिछले कुछ सालों से। तो बताइए क्या इसमें कोई थ्रेट अराइज होता है? क्या थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट और हाँ जो है लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट विच क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट। और कौन सा थ्रेट राइज होता है? अच्छा चलो ठीक है। सेफगार्ड बताइए कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए? टीम से रोटेट कर देना चाहिए, उसके वर्क को रिव्यू किया जाए कि उसने कहीं क्लाइंट को फेवर तो नहीं लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से, और फर्म में रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होने चाहिए इस तरह के इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टीम मेंबर को कितने साल हो गए हैं किस क्लाइंट पे। फर्म में सिस्टम होना चाहिए ना इस तरह का रेगुलर नेचर का। चलिए ठीक। केस स्टडी थर्ड में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी पूछिए भाई। ये डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन सा मेरे भाई। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है दो तरह के, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल है वो तो तकरीबन समझे आईकैप अपनी मर्जी से ही करता है, वो तो आईकैप अपनी मर्जी से ही करेगा। उसने हर ऑडिट फर्म का होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है, लेकिन उसमें कितने क्लाइंट्स का करना है और किस क्लाइंट का करना है ये आईकैप का डिसीजन है, ठीक है, बस सिलेक्शन करता है। ये हमारे स्कोप से बाहर है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन चूंकि कोड ऑफ एथिक्स में टर्म यूज होती है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल में। कोड ऑफ एथिक्स में जिस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की बात होती है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, क्योंकि आईकैप हमारी फरमाइश के ऊपर नॉर्मली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं करता, वो उसका अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। जी तो बताइए जी मेरे भाई आप बताइए इस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर इसको हिला भैया ये पहुंचा हुआ है। इस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए फर्म नॉर्मली क्या करती है, बाहर से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज करके लेके आते हैं या फर्म के अंदर ही अगर कोई फार्ग बैठा हुआ कि दूसरा पार्टनर या सीनियर मैनेजर उससे करवा लेते हैं, नॉर्मली फर्म के अंदर ही करवा लेते हैं। ठीक। केस स्टडी 4। You are an audit partner at Hahn & Company, accounts manager of one of your client, Dragon Private Limited, has recently resigned and the company has approached you for your assistance. CFO of the company requested you to provide a team member to assist them in preparation of annual financial statements and other related work. Required में कह रहा है discuss whether and under what circumstances the above offer can be accepted by the engagement partner. Whether and under what circumstances. जी आप बताइए, ये तो वो वाला केस हो गया ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है करवाया था। तो बताइए इस सिचुएशन में ये है सिचुएशन कौन सी है? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज नहीं, उसमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की बात कर रहा है ना मेरे भाई। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बात कर रहा है ना,
तो ये तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला केस हो गया। वो कैसे हो गया? और भाई वो क्या क्लाइंट हमें ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दो, या ये कह रहा है भाई बंदा दो, काम उसे हम खुद करवाएंगे? तो ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विस अकाउंटमेंट वाला केस है भैया, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल वाला केस नहीं है। ये केस तब बनता जब क्लाइंट हमें कहता भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हमें दीजिए। हाँ, ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज विच क्रिएट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेड एंड फेमिलियरिटी। शाबाश, किसने कहा फेमिलियरिटी थ्रेड? भाई फेमिलियरिटी थ्रेड कितने सालों पे क्रिएट होता है? हमने क्या डिसाइड किया हुआ है? 3 सालों के बाद, चौथे साल से होगा। भैया ये तो 2-3 महीने के लिए, इसमें कौन सा? अच्छा बताने लगे थे भैया। अच्छा चलो ठीक है भैया, तो आप ऐसा कीजिए जो बाद वाला आधा है ना वो पहले बोल दिया करें ना, कंफ्यूजन तो ना होगी। और जो पहले वाला आधा है ना ये बोला ही ना करें। नहीं नहीं, ये बोला ही ना करें, ये गलत होता है। गलत बोल गया तभी बोलने लगा था। दूसरी अटेम्प्ट की आदत ना गई भाई की जी। तो ये है टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज जिससे क्रिएट होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। और मेरे भाई मुझे बताएंगे कि इसमें सेफगार्ड कौन से हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में जी भैया बताइए जल्दी से। एक तो जो उसने काम किया होगा वो क्या नाम है रिव्यू करवा लें, और दूसरा इसको एंगेजमेंट पार्टनर के साथ एंगेज ना करें, इसे काम कोई और। भाई मुझे लगता है मेरा भाई बहुत पहुंचा हुआ है, ये किसी ऐसी जगह पहुंचा हुआ है जहां तक अभी हम नहीं पहुंचे। पिछला क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे थे यार? अभी मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो जब मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा था तब कहां थे? तब कहां? अब मैं जितने भी क्वेश्चन कर हर दफा ये पिछले क्वेश्चन को पढ़े होंगे। कुछ खुदा का खौफ करें यार, पढ़ना तो सीख ले यार भाई, पढ़ना तो सीख ले। ये भैया आप बताएं जी, अब बताइए। कुछ नहीं पता, बता ना। जब जिन ने हातम ताई को पकड़ लिया तो हातम ताई ने क्या कहा फिर उसको? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। अभी यार ऐसे ना बता ना यार, क्या करने क्या आते हैं आप लोग क्लास? कुछ पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। भैया रहने दे। अब मैं मजीद किसी से पूछ के ना उसको शर्मिंदा करना चाहता ना खुद शर्मिंदा होना चाहता। जी शाबाश मेरे भाई, आप बताएंगे जी, बताइए बताइए। हाँ जी, सेफगार्ड पूछते हैं मेरे भाई। हाँ शाबाश, हम उसे कहेंगे कि भाई मैनेजर उधर जा रहे हो ना, मैनेजरियल डिसीजन तुमने नहीं लेने। शाबाश। और सुपरविजन है, वो क्लाइंट से कहेंगे भैया इसकी सुपरविजन, इसका रिव्यू, इसकी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलती हुई तो हमें ना कहना। फिर जब ऑडिट करने की बारी आएगी तो पहले तो उसको रखना ही नहीं टीम में। शाबाश। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो एरिया नहीं देंगे। शाबाश। तो ये था हमारा 4 का। बी पार्ट पढ़ते हैं। कहता है बहार लिमिटेड हैज अप्रोच्ड योर फर्म टू एक्ट एज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017. Bahar Limited provides car on lease to their customers. One of the partners of your firm disclosed that he has purchased a car on lease from the company. Required, discuss whether the firm can act as the auditor of BL. अच्छा, इसमें नोट कीजिए, बी में कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमने आंसर करना है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। चूंकि पार्ट ए में वो कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र कर रहा था, ये सिचुएशन पार्ट ए वाली कोड ऑफ एथिक्स में ही डिस्कस हुई है, तो इसीलिए हमने उसी मुनासिबत से पार्ट बी को भी कोड ऑफ एथिक्स में ही इंक्लूड कर दिया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बताइए, अगर ये कंपनीज एक्ट की सिचुएशन होती, मेरे भाई जो एंड में बैठे हैं, हाँ जी जी, कंपनीज एक्ट की सिचुएशन हो अगर ये, तो बताइए क्या फर्म एज ऑडिटर एक्ट कर सकती है? जी क्यों? लीज जो है क्या वो डेट कंसीडर की जाती है? जी बिल्कुल, लीज डेट कंसीडर की जाती है। लेकिन देखे ना, वो तो एक पार्टनर ने लीज पे ली है ना गाड़ी, बाकियों ने तो नहीं ली ना।
हाँ शाबाश, एक फर्म की एक डिस्क्वालीफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, ठीक है। तो जी मेरे भाई आप बताइए ये सिचुएशन कौन सी है? ये गिफ्ट वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। नहीं बाकी गिफ्ट वाली नहीं है। अच्छा भाई जवाब दो या ना दो, ये परेशान ना हो मेहरबानी तुम्हारी। शक्ल पे सवाल पूछा शायद 12 बज जाते शक्ल पे। हाँ जी भाई, सेल परचेज वाली है। नहीं सिचुएशन का टाइटल क्या था उसका, कोई मुनासिब से अल्फाज होंगे ना उसके, वो क्या थे? हाँ परचेज, शाबाश, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट, क्योंकि क्लियरली कह रहा है मैंने परचेज, भाई पैसे दिए हैं, ठीक है। अच्छा ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला और गिफ्ट वाले केस में फर्क क्या भला? हाँ शाबाश, एक फर्क ये है कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में हमने पैसे देते हैं और गिफ्ट में फ्री। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे जिक्र कर दे पेमेंट की है या पेमेंट नहीं की, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। पेमेंट की है तो परचेज ऑफ गुड की तरफ चले जाएंगे, पेमेंट नहीं की तो हम गिफ्ट। दूसरी निशानी ये होती है कि अगर तो फर्म से हमने वो चीज ली है जो फर्म नॉर्मली सेल करती है, तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा। और अगर फर्म ने हमें वो चीज प्रोवाइड किया जो नॉर्मली सेल नहीं करती, हमें कोई उसने एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, जैसे सारे तो फ्री के लिए कहीं ले गए, तो फिर वो हमारा वो गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज ध्यान में रखना है कि क्या जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली है और पैसे दिए कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि मोबाइल फोन हमने 30% डिस्काउंट पे ले लिए, कंपनी मोबाइल फोन बनाती थी। अब बताइए ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला केस है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला? परचेज ऑफ गुड एंड, एक तो ये कोई मोबाइल फोन का जिक्र है जो कि कंपनी दूसरों को सेल करती है, और दूसरा अगर वो कहता कि मोबाइल बगैर किसी पैसों के दे दिए हैं तो फिर हम गिफ्ट की तरफ लेके जाते हैं। कह रहे 30% डिस्काउंट, इसका मतलब है 70% पैसे लिए ना हमसे, तो इससे हम परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस की तरफ ले जाएंगे। हाँ इक्का दुक्का सिचुएशन में ऐसे होगा, कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है या गिफ्ट वाला। तो वहां पे आप जो भी जजमेंट लेके सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि परचेज ऑफ गुड का एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इसमें जो गिफ्ट वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है जब हम कहते हैं कि मार्केट टर्म एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए उससे, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ गुड वाला केस। जी बताइए। जी जी सर डिस्काउंट्स मार्केट की कंडीशन सर नहीं है, डिस्काउंट्स अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्काउंट दे रहा है तो फिर भी हो बिल्कुल वो परचेज ऑफ गुड केस तो परचेज ऑफ गुड वाला होगा। आगे हम लिखेंगे चूंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंडीशन पूरी नहीं हो रही इसलिए इस ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर टर्मिनेट नहीं करते तो फिर इस इंडिविजुअल को रोटेट कर देना चाहिए। देखिए कुछ केसेस में आ सकता है, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम सेल परचेज कर रहे हैं ना चीज। नहीं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा फॉर एग्जांपल अगर वो हमें कोई ऐसा कोई, जैसे मैंने आपको बताया वो सैर व तफरीह करने के लिए ले जाए, हमें घुमाने फिराने के लिए, वो हमें कोई किसी एक्सपेंसिव होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाए, वो कोई फुटबॉल मैच क्रिकेट मैच दिखाने के लिए ले जाए, ये होता है हॉस्पिटैलिटी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को एक वर्ड ध्यान में रखना आपने, ठीक जी। तो वापस आ जाएं, पार्टनर ने गाड़ी ली, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? क्या गाड़ी ले सकते हैं? ले सकते, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ले सकते हैं। बताइए ना, क्या जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उससे चीजें खरीद सकते हैं? जैसे फर्ज कीजिए हम होंडा का ऑडिट करने के लिए गए और हमने उनसे कहा भैया बाकी लोगों को तो आपको पैसे जमा करवाते हैं, आप 3 महीने बाद जो है 6 महीने बाद डिलीवरी देते हैं, हमारे लिए क्या सहूलत? उन्होंने कहा आपको अभी गाड़ी दे देते हैं। बताइए कोई इशू है इसमें? ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस आपको लग रहा है कि गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट वाला? दोनों लग रहे हैं। तो आप किसको? मेरा ये ख्याल है मैं भी परचेज ऑफ गुड, क्योंकि परचेज में वो गिफ्ट वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है जब हम बात करते हैं मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन की। ये मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो परचेज वाला क्वेश्चन ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है।
तो मुझे बताइए भैया, उसी तरह वो कह रहा है गाड़ी ले रहा हूं मैं उससे, कौन सी वाली कंडीशन मेरे भाई बताए ना? मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है ट्रांजैक्शन के नहीं? दोनों के लिए इमटेरियल जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर कंटिन्यू करने दें, और अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर इस ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज कर देना चाहिए, सेटल कर देना चाहिए, और अगर सेटल नहीं करते तो उस पार्टनर को रोटेट करना चाहिए। ये बी वाली सिचुएशन समझ आई आपको? बी वाली सिचुएशन अच्छी सिचुएशन, ये क्वेश्चन अच्छा बनाया था जिसने बनाया, हालांकि नॉर्मली पिप फॉर्म में कोई इतने अच्छे क्वेश्चन सेट नहीं होते, लेकिन ये अच्छा बनाया उसने क्वेश्चन जिसने भी बनाया। वो सेटल कर सकते, रिजेक्ट से मराद सेटल कर दे, वो बाकी जितने भी पैसे वो पे कर दे और से। अब कहते हैं किस तरह का क्वेश्चन, हमने वो आई कैब का भी क्वेश्चन था जिसमें वो हमने कहता था मिनिमम कंडीशन बताओ टू एक्सेप्ट द ऑर्डर क्लाइंट। उसमें 2 पॉइंट थे, क्रेडिट कार्ड वाला था और एक शायद लीज वाला था, यूटिलिटी बिल वाला था। चले बहरहाल उसमें फिर ये लीज वाला भी कोई पॉइंट था, और हमने कहा था लीज लाइबिलिटी जो है इसको सेटल कर देना चाहिए। हाँ, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया, नहीं बता रहा। तो हमें एग्जाम में आप इसको, क्या ये सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई है, तो फिर आप इसको कंपनीज एक्ट के मुताबिक करेंगे, खत्म। एक के मुताबिक ही करना होता है, दोनों के मुताबिक नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि हम इस सिचुएशन को कंपनीज एक्ट के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं जी। 4 में और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th की तरफ आ जाते हैं। जी जी पूछिए भाई। अकॉर्डिंगली जो इंडेटेडनेस को क्लियर आउट करने का टाइम लिमिट क्या होगा? नहीं, उससे टाइम लिमिट नहीं बताई उन्होंने कहा कि आप ऑडिट मतलब स्टार्ट होने से पहले उसको क्लियर कर दीजिए। एथिकल सिचुएशन याद रखें, ऑडिट के स्टार्ट में भी फेस करना पड़ सकते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट भी फेस करना पड़ सकता है। केस स्टडी 5, you have recently been promoted as a partner in the assurance department of a firm of chartered accountants. Your portfolio of clients include Shah Motors Private Limited (SML), a leading car dealer. Kesser, a senior manager assurance in your firm, has been auditing SML for the past 7 years. While updating you about SML, Kesser informed about the following. पहला इशू, हाँ देखा, वो चुपके से एक पॉइंट को इंक्लूड करके आगे निकल गया। उसने 1 और 2 दिया। इसमें इस अटेम्प्ट में बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने 1 को भी आंसर किया, 2 को भी आंसर किया, और बस फिर वापस आ गए। वो सोल्यूशन देखा तो 7 ईयर का भी जिक्र कर रहा था, हाँ। तो बिल्कुल अच्छा पिक किया आपने कि 7 ईयर एक इशू है। अच्छा बताइए, इसकी वजह से कौन सा थ्रेट रहा है? ये मेरे भाई आप जो कॉर्नर में बैठे, जिससे पूछ रहे हैं वो बताएं। हाँ जी, ये डूबे हुए कहीं भाई जी मेरे भैया, ये 7 ईयर की वजह से कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है जी? लॉन्ग एसोसिएशन। तो बताइए, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा कि एडवर्स? बताइए, अभी बताएंगे। हाँ बिल्कुल जी मेरे भाई। अब बताइए सेफगार्ड क्या होंगे? कुछ नहीं पता। ये क्यों नहीं पढ़ गया है? कल मेरे भाई ने कितनी देर ऑडिट पढ़ा? कल 2 घंटे ऑडिट पढ़ा है। अच्छा ये चैप्टर पढ़ा है? ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना। तो भैया हमने बैलेंस करना होता है, करंट टॉपिक को भी रिवाइज करना, स्टडी करना है, प्रीवियस टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है मेरे भाई। तो इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है, सही कह रहे हैं। सेफगार्ड में क्या होगा? क्लाइंट से क्या नहीं लेंगे? ये बंदा क्लाइंट हमें दे रहा क्या? अरे 7 साल तक ऑडिट टीम का हिस्सा बना रहा है, अपना ही कोड ऑफ एथिक्स इशू कर देते हैं बैठे बैठे। अब भाई उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसे रोटेट कर देंगे उसे। और अगर उसने ऑलरेडी कोई काम किया है तो उसके काम का एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट 1 जी जी। तो वो तो 7 साल तक है ना।
अब देखें, अगर एक क्वेश्चन में उसने कहा 5 साल हो गए पार्टनर को रोटेट कर दिया, मैनेजर अभी का वही का वही है, अब बताइए क्या सिर्फ 1-2 बंदे रोटेट हो जाए करें ये काफी है? नहीं भाई, पूरी टीम, अगर पूरी टीम को 5 साल हो गया 7 साल हो गए तो फिर पूरी टीम को रोटेट होना चाहिए। तो यहां पे भी हम इस टीम मेंबर को रोटेट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर, CFO of SML has helped the team member's brother in securing early delivery of a vehicle ordered by him on preferential basis। उसने कोई गाड़ी उसने खरीदी और उसे फौरी तौर पर डिलीवरी दे दी गई। अब देखें यहाँ पे 2 अप्रोचेस हैं, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर क्वेश्चन में क्लियरली प्रेफरेंशियल का वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। दूसरी तरह के स्टूडेंट कहते हैं सर ये परचेज क्लाइंट से गाड़ी परचेज कर रहे हैं, अगर क्लाइंट किसी और से हमें कोई चीज अरेंज करवा के दे रहा होता उसमें हमारी हेल्प करता, फिर उसमें हॉस्पिटैलिटी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आता, लेकिन ये तो क्लाइंट ही से गाड़ी खरीद रहे हैं हम, बस नॉर्मल लोगों को 3 महीने 6 महीने का टाइम देता है, हमें उसने फौरी तौर पर डिलीवर कर दिया। तो इसमें परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल। वैसे सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूं, आप में ये सिचुएशन समझ आ गई आपको? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है? जरा हाथ उठाइए। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल? चले प्रेफरेंशियल वाले ज्यादा है, ठीक है। तो अगर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा तो क्या आंसर होगा? क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं है, इमटेरियल होना चाहिए। क्योंकि मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन नहीं तो इसको रोटेट कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताइए, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले केस में कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। और गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट वाले उसमें दोनों होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी और फेमिलियरिटी थ्रेट भी, ठीक है, दोनों। इसीलिए क्वेश्चन में हम हमेशा पहले सिचुएशन लिखते हैं बाद में थ्रेट लिखते हैं, ताकि उसे पता चले कि हम किस सिचुएशन के मुताबिक ये थ्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकंड, SML has hired a new head of marketing. His son Amjad is expected to be included as a junior team member in SML's audit team. क्लाइंट का एक नया हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका बेटा हमारी टीम का हिस्सा बनने जा रहा है कोई इशू? क्या इशू है भाई? क्लोज टीम मेंबर का रिलेटिव जो है वो क्लाइंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। और कौन सा थ्रेट राइज हुआ? और कोई थ्रेट राइज नहीं हुआ भैया। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हुआ, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हुआ। नहीं याद किए हुए आपने? वो क्लाइंट प्रेशराइज नहीं कर सकता, धमकी बताया नहीं था, इंटिमिडेट करता है, रोटेट। उसके ऊपर सीनियर होगा, मैनेजर होगा, तो वो रिव्यू करते थे। तो देखिए वो सिग्निफिकेंस अगला कंसेप्ट है, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन पहला। मुझे बताइए पहले हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं? थ्रेट आइडेंटिफाई करते हुए थ्रेट बता देंगे, वो तो सिग्निफिकेंस अगर पूछे फिर बताएंगे कि सर ये जूनियर टीम मेंबर है तो सिग्निफिकेंस लो है जी। नहीं, लेकिन वो इंटिमिडेशन थ्रेट तो इस सिचुएशन में राइज हो ही जाता है, ठीक है, राइज हो ही जाता है इससे। अच्छा सिग्निफिकेंस लिखा हुआ, हाँ शाबाश, सिग्निफिकेंस लिखा। तो सिग्निफिकेंस लिखा हुआ इसका मतलब है हमने सिग्निफिकेंस में फिर इस चीज को डिस्कस करना है कि चूंकि ये जूनियर टीम मेंबर है इसलिए इसमें सिग्निफिकेंस लो है। हाँ हम बताएंगे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है 3 चीजों के ऊपर, 2-3 चीजों के ऊपर। पहली चीज क्या, पोजीशन क्या है हमारे वाले टीम मेंबर की इस तरफ, दूसरा नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है दोनों लोगों के दरमियान में, और तीसरा उस बंदे की पोजीशन क्लाइंट में क्या है। 3 चीजों को सामने रख के हम सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे। ये आपने सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने ना, इन चीजों की बेस पर सिग्निफिकेंस डिसाइड होगी। खुद से कंक्लूड करना जरूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंस हाई है, मॉडरेट है कि लो है। आप उसे ये बता दें कि सिग्निफिकेंस इन चीजों पे डिपेंड करेगी। नंबर काटेगा और क्या करने के लिए बैठा हो?
तो भाई नंबर काटेगा वो, और किस चीज के नंबर कटते हैं फिर? भाई पूरा आंसर ना दें, आधा आंसर लिखें तो नंबर पूरे मिलेंगे क्या? नहीं भाई, वो एग्जामिनर कमेंट्स में इस चीज को मेंशन करता है, कहता है मैं दो चीजों के नंबर काटता हूं थ्रेड में, एक रेलिवेंट थ्रेड नहीं लिखा, दूसरा इररेलिवेंट थ्रेड लिख दिया, दोनों चीजों के नंबर काटता हूं। क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आपने ये पूछना था कि अच्छा सर कंफ्यूजन हो रही है तो क्या सारे थ्रेड लिख दें हम 3, 4, 5? तो एग्जामिनर थ्रेड्स में दो चीजों के मार्क्स डिडक्ट करता है, एक किस चीज के रेलिवेंट थ्रेड ना लिखें और दूसरा किस चीज के इररेलिवेंट थ्रेड लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा थ्रेड अराइज होता है। इतना मुश्किल नहीं है, 19 सिचुएशन है, एक सफे के ऊपर लिखे, आपको 2-3 घंटे में याद हो जाते हैं। उसके बाद आपने हर हफ्ते रिवीजन करनी होती है बस। क्वेश्चन 6, अच्छा क्वेश्चन 6 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट से रिलेट कर रहा है। पहले मैं बता रहा है, मुझे रूल बता दो कि एडवर्टीजमेंट किस किस पर्पज से, रूल क्या है कि वो डिसेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट में, हम क्लाइंट सोलिसिटेशन के लिए इसको नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड वाले में कह रहा है लिस्ट द एक्टिविटी या स्टेटमेंट विच शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें वो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, अपने वर्क को हमने एग्जैजरेट नहीं करना किसी भी स्टेटमेंट से, दूसरे के वर्क को डिग्रेड नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, एंडोर्समेंट वगैरह जो है टेस्टिमोनियल्स वो इंक्लूड नहीं करने, फेवरेबल एक्सपेक्टेशंस डेवलप नहीं करवानी क्लाइंट को। ये याद है ना? चलिए जी। चार्ट अकाउंटेंट सम टाइम इशू पब्लिक नोटिस, हाँ जी बिल्कुल। इट आल्सो कम्युनिकेट, आगे कह रहा है इट फर्दर इट आल्सो कम्युनिकेट्स विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स व्हाइल नेगोशिएटिंग द सर्विसेज टू बी ऑफर्ड। वो कह रहा है क्लाइंट की भी अपने भी करता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इसे उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जी ये तो थी केस स्टडीज हमारी पास्ट पेपर्स की, इनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। क्लियर होगी आपको? अब वॉल्यूम 2 निकालिए। क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास वॉल्यूम 2 नहीं है? भाई मैंने आपसे कहा हुआ ना कि आपने हर रोज वॉल्यूम 2 लेके आना है, तो क्यों नहीं लेके आए? क्वेश्चन चाहे डिस्कस हो या ना हो, वॉल्यूम 2 आपने हर रोज लेके आना है जी। ऐसा ना किया। अब किसी से किताब ले तो मोबाइल होगा, मोबाइल जरूर आप लाजमी साथ लेके आए, मोबाइल नहीं अलमारी में रहा होगा, कंफर्म है मुझे। हाँ ये निकालें, तस्वीर लें और फिर पढ़ें। जो चीज़ अहम है जाहिर है वही साथ लेके आएंगे आप, फिर कहते हैं क्या पास नहीं करता। हाँ बैठ जा, बैठ जा, सॉरी यार भूल गया, बैठ जा। जी क्वेश्चन 25, आपके पास 5 मिनट हैं, आपने क्वेश्चन 25 को पढ़ना है, इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। इसके बाद मैं क्वेश्चनिंग करूंगा और जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ वही आंसर करेगा। आपके लिए 5 मिनट रीडिंग टाइम है, इसमें आपने क्वेश्चन 25 को पढ़ के जो की इंफॉर्मेशन है, की वर्ड्स है, उनको अंडरलाइन करना है। कीजिए मेरे भाई।
जी कितने स्टूडेंट्स अभी रीडिंग कर रहे हैं? होगी रीडिंग। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें इसके ऊपर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि अभी हमने जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ये वाला क्वेश्चन उनसे डिफरेंट है। कैसे? हाँ जी बिल्कुल। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें नॉर्मली वो सिचुएशंस की नंबरिंग करके हमें दिया करता था 1 2 3। हमें पता चल जाता था कि इस सिचुएशन में कोई ना कोई थ्रेट है, इसमें कोई ना कोई थ्रेट है, इसमें कोई ना कोई थ्रेट। यहाँ पे उसने हमें जो क्वेश्चन दिया ये कंटिन्यूस पैराग्राफ फॉर्म में है। इसमें हमें खुद से वैल्यूएट करना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में थ्रेट अराइज हो रहा है और किस सेंटेंस में थ्रेट अराइज नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा जजमेंट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि वहां तो पढ़ा था कि वहां तो हमें पता था कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई थ्रेट अराइज होता है। एग्जाम में जितनी भी सिचुएशंस आपको आएंगी ना, याद रखिए हर सिचुएशन में कोई ना कोई थ्रेट अराइज होगा। हर सिचुएशन में स्वयं एक के बता सकते हैं वो एक कौन सी सिचुएशन है? शाबाश, टेक्स्ट प्रिपरेशन वाले। ठीक है, तो वहां पे तो नंबरिंग हुई थी, हमारे लिए आसानी हो गई। यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, कंटिन्यूस केस स्टडी है। हमें खुद से सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है इस इंफॉर्मेशन की वजह से थ्रेट अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, क्वेश्चन में उसने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने को कहा है और फिर कहा है फॉर ईच थ्रेट एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी अवॉइडेड। शाबाश, सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। इसके भी 5 मार्क्स हैं। अब मुझे ये बताइए, थ्रेट्स रिक्वायरमेंट 1 के उसने 5 मार्क्स दिए हैं। इसका मतलब यह है कि हमसे कितने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने का? एटलीस्ट 5। ठीक है, हो सकता है एक दो उसने एक्स्ट्रा भी डाल दिए हो, लेकिन कम से कम। इसका मतलब है हर थ्रेट, हर सिचुएशन जो जिससे थ्रेट क्रिएट होता है उसको आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क होगा। अच्छा, सेफ गार्ड हमें कितने बताने चाहिए? नहीं, हर सिचुएशन, एक सिचुएशन के आगे कितना? कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2। 1 भी काफी है।
इस तरह के सिचुएशन में देखिए, क्योंकि आप कंपेयर करिए इसको आई कैप के वो ABC वाले क्वेश्चन से, उनमें एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 मार्क्स एलोकेट करता था। तो हमने उसे तसल्ली के साथ पहले वो सिचुएशन बताते थे, थ्रेट बताते थे सारे, फिर उसके बाद सेफ गार्ड 1, 2, 3, 4 जितने भी इन्वॉल्व होते थे वो सारे बताया करते थे हर सिचुएशन के। लेकिन यहाँ पे चूंकि हर सिचुएशन के 2-2 मार्क्स हैं, 1 मार्क थ्रेट के लिए और 1 सेफ गार्ड के लिए, तो सेफ गार्ड के लिए 1 अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन लिख देते हैं वो भी सफिशिएंट है। ज्यादा लिखना चाहे तो मैक्सिमम 2 लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि मार्क्स कम है ना, ठीक है, मार्क्स कम है। उसने 5 थ्रेट्स आइडेंटिफाई करवाए हमसे और 5 सेफ गार्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आई कैप का जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसके डबल से भी ज्यादा आइडेंटिफाई। नॉर्मली आई कैप 1 थ्रेट और उसके सेफ गार्ड के 5 मार्क्स एलोकेट करता है, आपने देखे होंगे मार्क्स। यहाँ पे वो 5 रिक्वायर कर रहा है और फिर 10 मार्क्स दे रहा है। हर एक सिचुएशन के 2 मार्क्स हो गए, 1 थ्रेट के लिए, सेफ गार्ड के लिए। अच्छा चले, फर्क समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन मेरा, इस तरह के क्वेश्चन को फिर आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ABC वाला क्वेश्चन था जब, जो हमने अभी आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स की स्टडी की, उसमें फर्ज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A है, तो हमने लिखा क्वेश्चन को स्टार्ट किया फ्रेश पेज से, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A लिखा। यहां पे हमने हेडिंग दे दी इसकी थ्रेट, इसमें बता दिया कि सिचुएशन कौन सी है, उससे क्या थ्रेट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद उसके नीचे सेफ गार्ड, फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट B, थ्रेट बताया, सेफ गार्ड। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B उसी पेज से नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं? जब नहीं करते। आपको पता है न्यू जो आई कैप ने हमें आंसर शीट्स देता है वो, उसमें हमने हर पार्ट को, हर क्वेश्चन नहीं, हर पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करना आता है। ये एक तो ये प्रेजेंटेशन है, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, इसी तरह आगे चलते रहेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा जब कंटिन्यूस केस स्टडी होंगी, इसमें 2 फॉर्मेट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, एक अनएक्सेप्टेबल नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कौन से फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पहली सिचुएशन, आप थ्रेट को ऊपर लिखें, सेफ गार्ड नीचे लिखें, लाइन लगाएं, अगला थ्रेट सेफ गार्ड, यानी जिस तरह समझ लीजिए ये फॉर्मेट है, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, एक्सेप्टेबल है ये। दूसरा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट क्या है जो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे फ्यूचर टॉपिक्स में भी यूज होगा। तो बजाय ये कि हम एक चैप्टर पे कोई और फॉर्मेट यूज करें, दूसरे चैप्टर पे कोई और फॉर्मेट यूज करें, बेहतर ये होता है कि सेम फॉर्मेट जो है वो जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनमें यूज किया जाए। दूसरा फॉर्मेट क्या है जिसको आपने फॉलो करना है, ये है, ये भी करेक्ट, ऊपर नीचे थ्रेड सेफ गार्ड। दूसरा फॉर्मेट क्या है, ऊपर नीचे थ्रेड सेफ गार्ड नहीं, आगे पीछे, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने हमने थ्रेड और सेफ गार्ड, दरमियान में, पेज के दरमियान में लगाई गई लाइन, लेफ्ट साइड पे आएगी रिक्वायरमेंट नंबर 1, राइट साइड पे आएगी रिक्वायरमेंट नंबर 2, यहां पे है थ्रेट और फिर यहां पे है सेफ गार्ड। फिर आप यहां पे सिचुएशन लिखेंगे, कोई भी सिचुएशन के पहला थ्रेड कौन सा है, लोन लॉन्ग एसोसिएशन, बिल्कुल। तो यहां पे लिखेंगे लॉन्ग एसोसिएशन विद एश्योरेंस क्लाइंट या ऑडिट क्लाइंट, विद ऑडिट क्लाइंट क्रिएट्स फेमिलियरिटी। देखिए मैंने डायरेक्ट फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट फेमिलियरिटी थ्रेड लिखता उसे ना पता चलता कि क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन से मैंने ये थ्रेड क्रिएट की, अराइज करवाया है, ठीक है। यहां पे अगर आप इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं, लॉन्ग एसोसिएशन के साथ ब्रैकेट में 4 इयर्स भी लिख दे, उसे पता चल जाए 4 साल का लफ्ज हमने वहां से निकाला है थ्रेड। फिर इसके बाद सेफ गार्ड में
एक भी काफी है। क्या करें? रिमूव द कंसर्न का क्या कोई नाम शाम दे रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है? पंप 4 साल से क्लाइंट नहीं बता के कौन बंदा वहाँ पे टीम कौन सी थी। मैंने गलती की भाई, तेरे को आगे बुला दूं। क्वेश्चन 25 दूसरी लाइन पहला लफ्ज। मेरे भाई क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? हाँ, तो वो 4 साल से ऑडिट क्लाइंट रहा है ना, तो उसका मतलब है 4 साल हो गए हमें ऑडिट करते हुए। 4 इयर्स को अंडरलाइन किया था तूने? किया था। किस लिए किया था? इससे क्या पता चला 4 साल क्या हो रहा है? तो फिर फर्म पे भी तो क्रिएट हो जाता है ना, टीम वही ऑडिट कर रही है वो। तो भाई क्या हमें इसको चले उसने फर्ज कीजिए ये बताया है कि फर्म पिछले एक वैसे में उसने कहा पिछले 10 साल से ऑडिट कर रही है। क्या हमें इसमें थ्रेड डिस्कस नहीं करना चाहिए कि ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि डिफरेंट हर साल टीम बदल रही होगी? डिस्कस करने। देखिए क्वेश्चन में जब एग्जामिनर इंफॉर्मेशन देता है तो उसका मतलब होता है कि हम इसको कंसीडर करें। और मैं वैसे भी यहाँ पे चले फॉर्मेट पे फोकस करता बहरहाल, चले अच्छा ये कंसेप्ट भी डिस्कस हो गया। अब फॉर्मेट के ऊपर वापस आए। नेक्स्ट है रिमूव द कंसर्न मेंबर या रेलिवेंट टीम मेंबर्स फ्रॉम ऑडिट टीम। थ्रेड बताया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सेफगार्ड बताया। इसके बाद लाइन लगा दी। इसके बाद अगला थ्रेड, अगला सेफगार्ड, फिर लाइन लगा दी, फिर थ्रेड, फिर सेफगार्ड। आपने वैसे ये इस फॉर्मेट के मुताबिक भी कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब कंटिन्यूस केस स्टडी हो तो आप थ्रेड और सेफगार्ड ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, आमने सामने भी। बेहतर अप्रोच क्या है? हाँ, जब आई कैप ने अपना ABC करके आंसर दिया हो ना, वो तो इसी तरह करें। ABC करके जब उसने क्वेश्चन पूछा हमसे, वो इसी तरह करें। लेकिन जब कंटिन्यूस केस स्टडी है तो उस सूरत में फॉर्मेट क्या होगा हमारा, और ये फॉर्मेट याद रखें आगे चल के भी हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिए। कंटिन्यूस फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में जब केस स्टडी आती है, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका 2 तरीकाकार है जो एक्सेप्टेबल है। पहला तरीका है ऊपर थ्रेड फिर नीचे सेफगार्ड, फिर उसके बाद थ्रेड फिर नीचे सेफगार्ड। इस तरह फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। दूसरा फॉर्मेट क्या है? आमने सामने, लेफ्ट साइड पे थ्रेड, राइट साइड पे सेफगार्ड, लेफ्ट साइड पे थ्रेड, राइट साइड पे सेफगार्ड। दोनों एक्सेप्टेबल है। मैंने कौन सा रिकमेंड किया आपको? ये वाला। तीसरा तरीका जो एक्सेप्टेबल नहीं है, सारे थ्रेड्स इकट्ठे कर दिए रिक्वायरमेंट 1 में, और फिर रिक्वायरमेंट 2 में सारे सेफगार्ड इकट्ठे कर दिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बता सकते हैं ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि किस थ्रेड का कौन सा सेफगार्ड है, तो मिक्स हो गए सारे। इसमें पता चल रहा है, इसमें भी पता चल रहा है, दोनों इसीलिए एक्सेप्टेबल है। पता चल रहा है स्पेसिफिकली कौन से थ्रेड का क्या सेफगार्ड है। लेकिन अगर आप सिचुएशन कहानी में सारे थ्रेड्स इकट्ठे कर देंगे, उसके बाद सारे सेफगार्ड भी इकट्ठे कर देंगे, उसको नहीं पता चल सकेगा कि किस थ्रेड का क्या सेफगार्ड है। इसीलिए वो तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप थ्रेड्स को इकट्ठा कर दें सारे, और सारे सेफगार्ड्स को भी इकट्ठा कर दें। वो भी बेहतर नहीं है, वो भी बेहतर नहीं है। पॉइंट्स, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेड आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आपके पॉइंट्स तो गड़बड़ हो जाएंगे। सिचुएशन 5 है, थ्रेड्स आपने लिखे होंगे 7, और फिर उसी तरह आगे सेफगार्ड हो सकता है 10 लिख दें आप, तो एग्जामिनर तो मिलाता ही रहेगा। नहीं, उसकी बजाय ये बेहतर नहीं है खुद सोचे किसमें हमारी जान सुकून में है, उसमें नंबरिंग को मैच करते हैं मुश्किल। इसमें 2 पार्ट्स इकट्ठे एक ही पेज पे आ रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है। बाज़ औक़ात ये जरूरी हो जाता है, इसमें एक्सेप्टेबल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की नेचर ऐसी है कि हमने उसे इकट्ठे प्रेजेंट करना है जी। तो अब अच्छा, अब बताइए ये फॉर्मेट समझ आ गया आपको? ये फॉर्मेट ज्यादा अहम था किसी भी बाकी दूसरे कंसेप्ट से। बाकी इशू डिस्कस करते हैं। 4 ईयर वाली बात डिस्कस हो गई। इसके अलावा इसमें और कोई इशू नजर आया आपको? पर यहाँ वो 10% डिस्काउंट ऑफर,
तो मुझे बताइए जब सारे एम्प्लॉयज को भी वही डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो हमें भी डिस्काउंट ले लेना चाहिए। मार्केट नहीं, याद रखें एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ डिस्काउंट है और ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं है, वो ये डिस्काउंट हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो कहता है ये डिस्काउंट सारी दुनिया को दिया जा रहा है, जनरल पब्लिक को, फिर ऑडिटर ये डिस्काउंट हासिल कर सकता था, अब नहीं कर सकता। इसके अलावा इशू इसमें सेकंडमेंट का केस भी आ गया, 3 मंथ्स का। जी बिल्कुल। तो बताइए क्या थ्रेट राइज होता है, सेफगार्ड क्या होंगे? ठीक है, उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, या अगर बनाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर करते हैं। चाहे एक सेफगार्ड लिख दे वो भी काफी है, दिल करे तो 2 लिख दे, लेकिन एक भी काफी है। इसके अलावा हाँ 16%, अंडरलाइन कीजिए 16% ऑफ टोटल फीस वाला पॉइंट, ये आपके लिए नया पॉइंट है, हमने ये नोट्स में डिस्कस नहीं किया हुआ। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? ये कंटीजेंट फी नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, ओवरड्यू भी नहीं है, इसको कहते हैं अनड्यू डिपेंडेंस। कहता है अगर आप किसी एक ही क्लाइंट से अपने टोटल रेवेन्यू का 15% या उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हो तो वो क्लाइंट आपके लिए वीआईपी बन जाता है। जब किसी एक ही क्लाइंट से आप अपनी फर्म की टोटल फीस का 15% या उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हो, वो क्लाइंट क्या बन जाएगा हमारे लिए? वीआईपी। अब हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अगर वो हमारे हाथ से गया, हमारा 15% कम रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर रिस्क होता है कि हम क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हो सकता है छुपा लें। तो इस सिचुएशन में भी सेल्फ इंटरेस्ट अराइज होता है। इसके सेफगार्ड बड़े इंटरेस्टिंग है। वो कहता है 15% या उससे ज्यादा हो तो फिर ये अनड्यू डिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगी। कहता है सेफगार्ड क्या है? पहला सेफगार्ड कहता है क्लाइंट को कुछ ना कुछ सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं डिसकंटिन्यू कर दें ताकि ये 15% से कम हो जाए। एक सेफगार्ड ये। एक दूसरा सेफगार्ड भी है, आप बताएंगे दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करेंगे। दूसरा सेफगार्ड ये है कि अपनी क्लाइंट बेस नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करें। जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करेंगे तो ये परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगी। हाँ सेकंड, लेकिन सेकंड ऑप्शन इज मतलब थ्योरेटिकली तो आसान है बताना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली हो सकता है आपको पहले वाली इमीडिएटली पहले वाली ऑफर जो है पहले वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या रिपीट कर दो मेरे भाई? पहली वाली 2 ऑप्शंस हैं। देखिए इशू समझ आ गया आपको? अनड्यू डिपेंडेंस 15% से ज्यादा अगर एक ही क्लाइंट से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो सेल्फ इंटरेस्ट अराइज। इसके 2 सेफगार्ड है। पहला सेफगार्ड है कि कुछ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू कर दें। कुछ कि ये इतनी कुछ सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दें कि परसेंटेज 16 की बजाय 15 से कम हो जाए, क्योंकि 15% उसने कोड ऑफ एथिक्स ने हमें दिया परसेंटेज। और दूसरा सेफगार्ड क्या है? नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा। जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाएंगे हमारी फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इस रेवेन्यू फर्म से जितने पैसे आ रहे हैं डिवाइडेड बाय वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम होगी। जी जी 15% या उससे ज्यादा। ठीक है। अच्छा वैसे एक मजे की बात बताऊं, एक क्वेश्चन में उसने अमाउंट्स दी हुई थी कि फर्म का इस क्लाइंट से टोटल रेवेन्यू इतना है और बाकी सारे क्लाइंट से रेवेन्यू इतना है। हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, वो बनी 14.7%। तो उसने सॉल्यूशन में पता क्या लिखा? उसने कहा अगरचे ये हमारे थ्रेशहोल्ड से कम है लेकिन रिस्क है कि अनकरीब ये 15% से ज्यादा हो सकती है, इसीलिए फर्म को इसे मॉनिटर करना चाहिए 15% से एक्सीड ना होने पाए। यानी चाहे 15% से कम थी लेकिन उसने इसको इग्नोर नहीं किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया। ये भाई वाली बात कि अगर उस तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे हो सकता है कि हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा थ्रेट राइज हो रहा है कि नहीं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है तो एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि हम उसको डिस्कस करें, सोल्यूशन में इग्नोर ना करें। जी और कोई इशू नजर आ रहा है? हाँ, पार्टनर और फाइनेंस डायरेक्टर का फेमिलियरिटी थ्रेट क्या करें? क्या करना चाहिए? पार्टनर को रोटेट कर दें। और कोई इशू है? ओवरड्यू फीस, तो क्या करना है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। सेफगार्ड क्या होंगे? ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करें,
कमिटमेंट ले उनसे कि वो अर्ली पे कर देंगे इसको, टाइम फ्रेम एग्री कर, और क्वालिटी कंट्रोल, शाबाश। अच्छा, ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स। आज देखें, ये मैं प्रैक्टिस कम करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकता था, लेकिन एक तो ये कोड ऑफ एथिक्स से अहम है, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने कहा नहीं आज का लेक्चर इसमें लिखा देना चाहिए। दूसरा, आज आपका टेस्ट भी था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपके ऊपर नए कंसेप्ट का बर्डन पड़े। ठीक है, तसल्ली के साथ आपने टेस्ट जरूर देना है। आप लोगों की टेस्ट की अटेंडेंस बहुत कम होती है, वो 40% के करीब आ गई है। ठीक है जी, हाँ, और आपने लास्ट टाइम वादा किया था ना मेरे साथ कि हाँ बाकी भी नहीं था दिया। चलो, अच्छा सुन ले, आज की असाइनमेंट नोट कर लीजिए, और ये असाइनमेंट रिटन फॉर्म में है, कंप्लीट। कीवर्ड्स नहीं लिखने, सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ 2 दे रहा हूं, लेकिन आपने इसको लिखना एग्जाम स्टाइल में है। क्वेश्चन से बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 12 और 13, 12-13 नहीं भैया इतने रहेंगे, आप बेफिक्र। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वॉल्यूम 2 में से है, चैप्टर 7। आपकी होम असाइनमेंट है, एग्जाम स्टाइल में आपने अटेम्प्ट करके लाना है, ताकि मैं देखूं कि एग्जाम स्टाइल के मुताबिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।